गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जीडीपी का आंकड़ा आ चुका है। अगर हम बात करें भारत के 2025-26 के क्वार्टर टू की, यानी कि अगर हम बात करते हैं जुलाई से लेकर जो सितंबर 2025 के ये 3 महीने गए हैं, इसके लिए जो जीडीपी का आंकड़ा आया है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, वो आई है 8.2%। अब देखो, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, खासकर तब जब यूएसए ने भारत के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं डर हमें ये था कि कहीं इसका इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर तो नहीं आएगा, क्या हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कम तो नहीं हो जाएगी। पर भारत ने इन सब से लड़ते हुए, आप नोटिस कर पाओगे, एक काफ़ी अच्छी जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पे दिखाई है। इसके पीछे का मेजर जो कारण आपको देखने को मिलेगा, वो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से। इन सेक्टर्स ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है एंड इस वजह से ओवरऑल ग्रोथ रेट अच्छी नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ऐसा मानना है कि इस पूरे साल हमारा जो ग्रोथ रेट रहेगी, वो देखो 7% से डेफिनेटली ऊपर ही रहेगी। अभी तक जो 6 महीने चले गए हैं, उनमें 8% की हमारी ग्रोथ रेट चल रही है। तो वी आर ऑन अ गुड ट्रेजेक्ट्री अभी आज के समय के ऊपर, राइट। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, लगभग आप ऐसा कह सकते हो कि पिछले 1.5 साल के अंदर ना, ये सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली। पिछली बार जब हमें ग्रोथ रेट अच्छी देखने को मिली थी, वो थी आपकी 2023-24 के फाइनल क्वार्टर, यानी कि जो Q4 होता है, जनवरी से मार्च 2024 के समय के ऊपर। उसके बाद से लेकर अभी तक ये फास्टेस्ट क्वार्टरली ग्रोथ रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इस डेटा को पिछले साल से कंपैरिजन करूं, तो पिछले साल हम ग्रो किए थे 5.6% से, इसी टाइम के बीच में, यानी कि जुलाई से सितंबर 2024 में। ये 2024 में आपकी 5.6% थी। और अगर मैं बात करूं इस साल के अप्रैल से जून क्वार्टर की, तो वो थी 7.8%। तो क्लियरली ये दिखा रहा है कि भारत काफ़ी अच्छे ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा है एंड उम्मीद यही रहेगी कि आगे जाके भी हम ऐसा ही ग्रो करते रहेंगे। दोस्तों, डेट है आज की 29 नवंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर, हम थोड़ा कैसे थोड़ा डिस्काउंट हमें यहाँ पे मिल सकता है हमारे बैचेस के ऊपर। तो दोस्तों, ये कोड आप जो है ना, यूपीएससी वाई नो NOV5, एक्चुअली हमारे नवंबर मंथ के अंदर जो भी हमारे बैचेस हैं, उनके ऊपर आपको 5% ऑफ देखने को मिलेगा, अप टू ₹1500। ये वैलिड है टिल 30th of November। तो जो भी आप बैचेस अपना परचेज करना चाहते हैं, उनके ऊपर आप 5% ऑफ यहाँ पे लेने के लिए ये कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर PW यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे सामने है वलाई माला क्रिएटर के बारे में। एक्चुअली ना, आप इस क्रिएटर को तो समझो ही, पर इसके अलावा कुछ और नाम भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आप इन नामों को एक बार गो थ्रू करिए। क्या ये नाम है? देखो, एक्चुअली पता क्या है, मार्स जो आपका प्लेनेट है, उसके ऊपर कुछ क्रेटर जो होते हैं, जो गड्ढे होते हैं या कुछ वैलीज होती हैं, उनकी नेमिंग करी गई है, उनको नाम दिया गया है। और आपको ये जानकर बहुत ही गर्व फील होगा कि ये जो नाम दिया हुआ है ना, ये भारत में जो केरला स्टेट है, उस केरला स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के ऊपर इनका नाम दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मार्स के ऊपर एक क्रेटर को नाम दिया गया है कृष्णन। ये जो नाम आया ना कृष्णन, ये दरअसल में MS कृष्णन जी के नाम के ऊपर है। MS कृष्णन जी की अगर मैं बात करूं, वो पहले इंडियन डायरेक्टर थे जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के। तो कहीं ना कहीं भारत के बहुत ही फेमस इंडियन जूलॉजिस्ट के ऊपर नाम दिया गया है। उसी तरह से और जो बाकी नाम हैं, ये केरला के कॉन्टेक्स्ट में ही है। जैसे वलाई माला की अगर मैं बात करूं, ये भी एक क्रिएटर को नाम दिया गया है। ये वलाई माला क्या है? दरअसल में हमारा जो IIST है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये लोकेटेड है वलाई माला त्रिवेंद्रम के अंदर। तो उसी के ऊपर ये नाम दिया गया है। फिर इसके अलावा एक क्रिएटर को नाम दिया गया है थुम्बा, जो कि भारत के स्पेस प्रोग्राम का बर्थ प्लेस है। फिर देखो, वर्कला, वर्कला जगह तो आपने बहुत ही फेमसली सुनी होगी। एक्चुअली वर्कला में ना बहुत ही शानदार बीच है, वर्कला क्लिफ, आप उसको क्लिफ है यहाँ पे वर्कला में। तो बहुत ही बढ़िया बीच है। तो बहुत ही काफ़ी सारे लोग टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं। तो ये क्लिफ फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसको भी नाम दिया गया है एक क्रेटर को मार्स के ऊपर, वर्कला के ऊपर। सिमिलरली हमारा बेकाल फोर्ट है कासरगोड के अंदर, उसी के नाम के ऊपर यहाँ पे एक क्रेटर को नाम दिया गया है मार्स में। मार्शियन वैली है एक, उसको नाम दिया है पेरियर। और पेरियर तो आप जानते होंगे, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन
केरला। तो कहीं ना कहीं मार्स और केरला का यहाँ पे आपको कनेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा, जो स्ट्रेचर है भारत का वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है इन प्लेनेटरी साइंस एंड स्पेस रिसर्च। इसी वजह से भारत और खासकर केरला की बात करें तो उनकी जगहों के ऊपर अलग अलग नाम दिए गए हैं मार्स के फीचर्स को। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो वलाईमाला क्रेटर है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, या कृष्णन क्रेटर है, ठीक है, यहाँ पिक्चर में आप देख पाओगे। तो वलाईमाला क्रेटर जेंथे टेरा रीजन है मार्स के ऊपर, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। बाकी चीज़ तो आपको समझ ही गए होंगे कि किस तरह से बाकियों को नाम दिया गया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये जो नाम दिया गया है ये कौन दे रहा है। ये नाम देने की जिम्मेदारी दोस्तों होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। ये दरअसल में दुनिया में एक ग्लोबल अथॉरिटी है जो एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों को नाम देती है, कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो रिसर्च है उसको आगे बढ़ाने के अंदर काम करती है। एंड इसके हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस फ्रांस में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1919 के अंदर, और ये एक तरह के नॉन गवर्नमेंटल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर यहाँ पे काम करती है। इसमें आज के समय 62 देश आपको मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे, और भारत ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को ज्वाइन किया था 1948 के अंदर। इसके काम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह के आपके स्टार्स को, क्रेटर्स को, प्लैनेट्स को या और फीचर्स को नाम देना इसी की जिम्मेदारी है। बाकी दुनिया भर में ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करना भी इसकी जिम्मेदारी है। एंड इस तरह से जनरल असेंबलीज और बाकी सब चीज़ों को यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज करवाता है। ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है वो है साइक्लोन डिटवा के नाम से। देखो आज के समय ना तमिलनाडु जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा इससे इम्पैक्ट हो सकता है, एंड इवन आंध्र प्रदेश भी। और इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, ये जो पर्टिकुलर साइक्लोन है ये श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा के आया हुआ है। इनफैक्ट ना मुझे कल रात ही एक स्टूडेंट का मैसेज आया, वो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, कल उनका ईपीएफओ का एग्ज़ाम भी है, तो वो यही कह रही थी कि सर यहाँ साइक्लोन आया हुआ है, मैं कैसे अपना ईपीएफओ का एग्ज़ाम दूँ। तो अभी आज के समय थोड़ा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पे थोड़ा खतरा बना हुआ है इस साइक्लोन की वजह से। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि पहली बात तो ये नाम कहाँ से आया। देखो एक्चुअली पता क्या होता है, अगर हम बात करते हैं ना इंडियन ओशन की, तो यहाँ पर नाम देने के लिए हमारे पास टोटल 13 देशों से 13-13 नाम यहाँ पे मंगाए गए हैं। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे है बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, इस तरह से 13 देशों ने 13-13 नाम दिए। तो टोटल आपके सामने ना 169 नेम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो उसी हिसाब से साइक्लोन्स को नाम दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भारत ने नाम दिया था गति और तेज, ठीक है, तो ये ऑलरेडी साइक्लोन आ चुके हैं। आगे जाके और साइक्लोन आएंगे तो उनके नाम इस तरह से आते रहेंगे। और ये जो नाम है ना दितवा, ये दितवा नाम दरअसल में दिया है यमन ने। अब आप सोच रहे होंगे दितवा कैसा नाम हुआ ये। दरअसल में पता क्या होता है, जो दितवा होता है ना, दितवा का मीनिंग होता है लगून, ठीक है। तो आपको यमन में ना एक आइलैंड देखने को मिलता है, स्कोट्रा आइलैंड। तो स्कोट्रा आइलैंड के ऊपर आपको एक लगून है, उस लगून का नाम है देतवा लगून। तो उसी पर्टिकुलर लगून से, उसी से यहाँ पे नाम लिया गया है दितवा, ठीक है। तो यही दितवा जो आपका है साइक्लोन, ये आज के समय श्रीलंका को और उसी तरह से भारत के अंदर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को यहाँ पे हिट करने की, यहाँ पे उसकी तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है। अब ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे फॉर्म हुआ। एंड काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे ये इंटेंसीफाई हो गया, काफ़ी तेज़ी से इसमें रफ्तार पकड़ी, डिप्रेशन से ये होके होते एक तरह से ये पावरफुल साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पे बन गया। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है ये 60 से 80 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचे, इन इवन हो सकता है 90 किलोमीटर पर आवर तक इसकी यहाँ पे स्पीड हो सकती है। तो इस तरह से ये मूव करता हुआ चल रहा है। आईएमडी ने पहले यहाँ पे अलर्ट ऑरेंज रखा था, पर अब उसको रेड अलर्ट यहाँ पे कर दिया गया है, यानी कि अगले आने वाले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो सकती है। 28 नंबर जो कल था और आज, ये 2 दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हमें होती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये साइक्लोन दितवा के बारे में ये बातें पता होनी चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग अपने जो ज्योग्राफी का स्टैटिक पोर्शन है कि साइक्लोन्स क्या होते हैं, साइक्लोन का फॉर्मेशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन की क्या कंडीशंस होती हैं, उनको आप एक बार डेफिनेटली आप रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इंटरनेशनल आइडिया। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये क्या है इंटरनेशनल आइडिया। दोस्तों हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आप जानते होंगे, ज्ञानेश कुमार जी, बहुत ही पॉपुलर पर्सन है आज के समय के ऊपर। हमारी डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के अंदर इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एंड ये ज्ञानेश कुमार जी ही दरअसल में इंटरनेशनल आइडिया के चेयरमैन बनने जा रहे हैं दिसंबर 2025 के अंदर। अब आप सोचेंगे ये क्या है सर इंटरनेशनल आइडिया जिसके चेयरमैन बनेंगे।
दरअसल में जो IIDA या फिर इंटरनेशनल आइडिया जो है, इसको 1995 में फॉर्म किया गया था एज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका देखो काम पता क्या है, दुनिया भर में डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो। अब देखो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए कहीं ना कहीं हमें इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाने पड़ेंगे। बिल्कुल, ऐसा ना हो कि वोट चोरी हो, है ना। ये सारी चीजें हमें खत्म करनी पड़ेंगी दुनिया भर के अंदर, राइट। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सही ढंग से फॉलो हो। तो दुनिया भर में काफी सारे ऐसे देश हैं जहां पर चुनाव ढंग से नहीं होते, तो क्यों ना हम उनकी मदद करें। बिल्कुल, तो इंटरनेशनल आइडिया उसी चीज के अंदर काम करता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, क्यों ना भारत किसी दूसरे देश से सीखे, कोई दूसरा देश भारत से सीखे, और ऐसे सब देश एक दूसरे से सीखते सीखते अपनी डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करें, अपने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को और इंप्रूव करें। यही सारा पर्पस है इंटरनेशनल आइडिया का, ठीक है, ताकि इस तरह से चीजें अकाउंटेबल बन पाए। तो आप नोटिस कर पाओगे इससे कहीं ना कहीं इलेक्शंस की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहती है, संविधान जो है वो बचा रहता है, क्योंकि अगर वोट्स अगर अच्छे ढंग से होंगे, अगर वोटिंग सही ढंग से होगी, चुनावों में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तो संविधान बचा रहेगा। प्लस एट द सेम टाइम दुनिया भर में कैसे डेटा रिसर्च और कुछ इस तरह की गाइडेंस चाहिए होती है, तो इंटरनेशनल आइडिया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 35 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें भारत भी एक फाउंडिंग मेंबर के तौर पे ऊपर जुड़ा था। एंड यूएस और जापान की बात करें तो वो ऑब्जर्वर है यहाँ पे, दे आर नॉट द मेंबर्स। इंटरनेशनल आइडिया के हेडक्वार्टर्स आपको स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एंड इसमें होता यही है कि जो भी आपके इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी, जैसे भारत के अंदर ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके बीच में नॉलेज शेयरिंग होती है, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे शेयर करते हैं। बाकी डेटा, पॉलिसी एडवाइस और बाकी सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे काम किया जाता है, ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे कंडक्ट की जाती है, कैसे मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ना फैले है, इलेक्शंस के समय के ऊपर लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है, कहीं पर यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग वाली चीज़ें ना हो, लोगों का ट्रस्ट बने अपने इलेक्शन सिस्टम के अंदर, यही इसकी जिम्मेदारी है। भारत के लोगों का जैसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है आज के समय अपने इलेक्शन की प्रणाली के ऊपर, तो उसी तरह से दुनिया भर में भी हम यही सेम चीज़ चाहते हैं कि लोगों को एक तरह से विश्वास रहे कि हाँ, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं हो रहा कि पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपके जो इलेक्शंस हैं वो फिर बायस्ड हो जाते हैं। तो भारत की जो लीडरशिप है ये कहीं ना कहीं दिखा रही है कि किस तरह से इलेक्शंस को हम दुनिया भर में कंडक्ट कर सकते हैं अच्छे से, एंड आपस में एक दूसरे से सीख सकते हैं। दैट इज द आइडिया बिहाइंड इंटरनेशनल आइडिया। आगे आते हैं दोस्तों, पर्टिकुलेट मैटर 1.0 के बारे में पढ़ लेते हैं। अब आप लोग सोचोगे सर हमने PM10 सुना था, हमने PM2.5 सुना था, आप आज PM1.0 ले आए हो, ये क्या मतलब हुआ। देखो, ये आपने कभी सोचा ये क्या मतलब होता है 10 2.5 का। दरअसल में पता क्या होता है, जो छोटे छोटे आपके पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ना, अगर किसी का साइज 10 माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6, मतलब इतना छोटा होता है, ठीक है। 10 10 × 10 मतलब 10 माइक्रोमीटर का होता है, मतलब 10⁻⁻6, और मैंने अगर लिख दिया 10 माइक्रोमीटर तो ये बनेगा 10 × 10⁻⁻6 मीटर। उसी तरह से अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मैटर का डायमीटर जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, उसको PM2.5 बोल देते हैं। उसी तरह से अगर किसी पर्टिकुलर मैटर का डायमीटर 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन से भी छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं PM1.0। अब ये मुद्दा न्यूज़ में पता क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि देखो यार, हम PM10 को भी देख लेते हैं, हम PM2.5 को भी देखते हैं, पर हम PM1.0 को नहीं देखते, ठीक है। तो उससे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि PM1 वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है हम उसको मेजर ही नहीं कर रहे, समझ रहे हो। PM2.5 भी खतरनाक है, कोई मना नहीं कर रहा उसमें, पर PM1 और भी ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यहाँ पे कहना है। तो भाई जितने भी हमारे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं ना, उसके अंदर हमें यहाँ पे PM1 को भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। आज के समय ये बात इसके रिगार्डिंग उठ रही है। अब आपका सवाल आएगा कि सर PM1 कहाँ से आता है। देखो, कहीं ना कहीं जो आप अपने गाड़ियाँ चलाते हो उनसे आता है, इंडस्ट्रीज एमिशन से आता है, बायोमास को बर्न करने से जो यहाँ पे अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन होती है उसके जो धूल मिट्टी उड़ती है उससे आ जाता है। तो इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए ये जो इधर उधर नहीं फैलते, ये हवा में रहते हैं, और हवा हम सांस लेते हैं, उससे हमारा दोस्तों गला खराब रहता है, किसी को सांस लेने में दिक्कत आती है, किसी के फेफड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। और ये सबसे बढ़िया बात तो दिल्ली वाले अच्छे से समझ सकते हैं, मैं जो यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। तो देखो, PM10 तो मैंने आपको बता दिया। देखो, PM10 ना थोड़ा सा बड़ा है साइज में, है ना। इसमें क्या था, मैंने जैसे बताया 10 माइक्रोमीटर से
इसकी जो डायमीटर है वो छोटा होता है, तो थोड़ा सा बाकियों से इसका साइज बड़ा है। तो दैट इज वाई आपके जो नाक के अंदर हेयर होते हैं ना, ये इनको आपकी बॉडी के अंदर जाने नहीं देते या फिर नॉर्मली ब्लॉक कर लेते हैं। पर अगर मान लो ये चले जाएं तो कहीं ना कहीं इससे आपको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और आपको सांस लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। पर दोस्तों पीएम 2.5 तो बहुत ही छोटे होते हैं, और ऐसा बताया जाता है छोटे इतने कि आपने जैसे एक बाल देखा होगा ना अपना ह्यूमन हेयर, उससे 30 गुना छोटे होते हैं ये पीएम 2.5। तो भाई आपके फेफड़ों तक ये पहुंच जाते हैं, और उस वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड आपके हार्ट के रिगार्डिंग डिजीज हो गया, लंग्स के रिगार्डिंग इश्यूज हो सकते हैं। ये सारी दिक्कतें हमें देखने को मिल जाती हैं। और दोस्तों PM1 तो और भी ज़्यादा छोटे होते हैं। इनमें तो क्या होगा, ये तो इतने होंगे कि आपकी एल्वियोली तक पेनिट्रेट कर जाएंगे। एल्वियोली क्या होते हैं, जो आपके लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स नहीं होते, जो बेलून शेप्ड आपके होते हैं, उनके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका ऑक्सीजन का इनटेक था और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना था, ये एल्वियोली ही उसके पीछे होता है, ठीक है ना, वही अलो करता है उसको। अगर वही आपका हालत उसकी खराब होगी, तो भाई फिर तो आपकी बॉडी के अंदर ही मतलब ये सारा चल रहा है सिस्टम, उससे तो हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं। अब इसमें PM1 के अंदर आपका लेड, कैडमियम, निकल, क्रोमियम, इस तरह के अलग अलग हैवी मेटल होते हैं, जिससे कैंसर वगैरह भी हो सकता है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी हो सकता है। कहने का मतलब देखो, एक्चुअली जब आप लोग बात करते हो ना अपनी बॉडी की, तो आपकी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ लड़ने के लिए सक्षम होती है। पर अगर आपके इस तरह से PM1.2 आप बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये एंटीऑक्सीडेंट से लड़ने की जो क्षमता है, वो कम हो जाती है, जिससे आपका सेल डैमेज हो जाता है, आपके टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, वो सारी समस्या हो सकती हैं। बाकी अस्थमा, कैंसर, हार्ट डिजीज यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, तो PM1 जो है ना, वो लगभग 50% होता है PM2.5 का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। और आप नोटिस कर पाओगे PM1 की जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, इसीलिए सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो इसकी ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। पर अगर हम बात करें, ना ही WHO इसको देखता है, ना ही भारत का सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको यहाँ पे मेजर करता है। तो अगर हमने इनको मेजर ही नहीं कर रहे, तो हमें पता ही नहीं है कि कितनी मात्रा में इसको यहाँ पे रखने की कोशिश करनी है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। तो क्या करने की जरूरत है दोस्तों, हमें अपने स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग सेट करने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है ना, तो उसमें भाई PM1 को भी आप यहाँ पे इंक्लूड करें, उनको आप इंटीग्रेट करें, ताकि अपनी मॉनिटरिंग हम उस वजह से बेहतर कर पाएं। फिर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए हम और अच्छे कदम यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी कहाँ से ये आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हीकल से आ रहे हैं, इंडस्ट्री से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भाई रोकना होगा वहीं पे, कि कम से कम PM1 यहाँ पे एमिट हो। इसके अलावा अर्बन के अंदर, शहरों के अंदर कुछ मेजर्स हमें लेने होंगे। हॉटस्पॉट्स हमें यहाँ पे देखने होंगे जहाँ पर ये ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पर ग्रीन बफर कुछ बनाओ, ठीक है ना, ट्रैफिक को सही ढंग से मैनेज करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। ये सब चीज़ें होंगी, तब जाके कुछ काम हम यहाँ पे ढंग से कर पाएंगे। और इसी वजह से इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग पोल्यूशन के बारे में बात करना स्टार्ट करें, ठीक है ना। मैं तो खुद चाहता हूँ कि देखो, इलेक्शंस के मुद्दे जो होते हैं ना, उनमें पोल्यूशन की भी बात हो। आजकल इलेक्शंस के अंदर, मतलब आजकल क्या, हमेशा से ही, मतलब इलेक्शंस के समय के ऊपर हम बात करते हैं, कास्ट की बात करते हैं, हम पैसों की बात करते हैं, बाकी सब चीज़ों की बात होती है। इवन चलो नौकरियों की भी बात होती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पर उसके साथ ही साथ हमें पोल्यूशन की भी अब यहाँ पे बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग मेरी तरह दिल्ली में रहते हैं उनको इस बात का पता होगा कि पोल्यूशन के साथ रहना कितना 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 ज़्यादा मुश्किल है। चलो, ये बात तो समझ आई PM1.0 के बारे में। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं जीवी मलवांकर जी के बारे में। देखो, जीवी ममलांकर जी की बात करें, तो दरअसल में ये भारत के पहले लोकसभा स्पीकर थे। अभी रिसेंटली इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो इस वजह से हमें इनके बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो बड़ौदा में हुआ था, जो कि आज के समय गुजरात के अंदर है। हालांकि इनका जो परिवार है ना, वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो अपनी जो पढ़ाई करी शुरुआती, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी स्कूल से करी। फिर बाद में इन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इनको BA की डिग्री मिली, ठीक है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे आगे जाके ये लॉयर बन जाते हैं। अब इन्होंने गुजरात प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के तौर के ऊपर काम किया 1921-1922 के समय के ऊपर। इसके साथ ही साथ जो खेड़ा नो रेंट कैंपेन था ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका था। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जब गांधी जी भारत आए थे ना, तो गांधी जी ने भारत आकर जो आपका पहले तो चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद उनका जो तीसरा सत्याग्रह था ना, वो खेड़ा के अंदर था, खेड़ा गुजरात के अंदर, राइट। अब इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल था।
यहाँ पर बात हुई थी कि किसानों को कि आपने टैक्सेस नहीं देने, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्रॉप फेलियर हो गया था खेड़ा के अंदर, तो इन दी एंड सरकार को बात माननी पड़ी कि टैक्सेस उनसे नहीं लिए गए। तो एक्चुअली अगर हम बात करें ना, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर मवलांकर जी का भी बहुत बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहा था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें 1937 के अंदर उन्होंने लेजिस्लेचर एंटर किया और ये अहमदाबाद को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे। फिर आगे जाके 1937 से 46 के बीच में ये स्पीकर रहे बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के। एंड साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पार्शियल थे, क्योंकि एक्चुअली चाहे ऑपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, सबको एक तरह से ट्रीट किया। कभी ऐसा नहीं किया कि रूलिंग पार्टी को बोलने का ज़्यादा मौका दिया, ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया, उनकी आवाज़ दबाई गई, नहीं, सबके साथ बिल्कुल इन्होंने यहाँ पे इम्पार्शियल ढंग से यहाँ पे बर्ताव किया। फिर बाद में अगर हम नोटिस करें तो हमारी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी जनवरी 1946 के अंदर, उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर बनते हैं। फिर जब भारत इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो भारत की असेंबली को गाइड करते हैं, क्योंकि उस टाइम ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इन्होंने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी को हेड किया। दरअसल में 1947 के समय ना जो बात हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक अलग काम है और लेजिस्लेटिव रोल जो होता है लॉज वगैरह बनाना वो अलग है, तो दोनों को इन फंक्शंस को सेपरेट करने के पीछे जो कमेटी थी ना, उसको हेड करने वाले मवलांकर जी ही थे। इसके साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के स्पीकर के तौर के ऊपर उन्होंने सर्व किया, ठीक है, जब तक भारत का जो संविधान है वो फोर्स में नहीं आ गया। फिर आगे जाके जवाहरलाल नेहरू जी ने इनका नाम प्रपोज किया एंड इस तरह से भारत की पहली लोकसभा के चुने हुए स्पीकर कौन बने? मवलांकर जी। साथ ही साथ इनके और भी कई काम रहे जिन्होंने हमारे जो पार्लियामेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग क्वेश्चन आवर के बारे में जानते होंगे। दोस्तों क्वेश्चन आवर की जब हम बात करते हैं ना, ये पहला घंटा होता है आपकी पार्लियामेंट्री सिटिंग का, जहां पर आपके जो एमपीज होते हैं वो आपके मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश करते हैं सवाल पूछकर। तो वो इनकी ही इनोवेशन आपको यहाँ पे आप क्या मतलब इनोवेशन नहीं बोलना चाहिए, कि इन्होंने ही वो सिस्टम भारत के पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट्री कमेटीज जो आप देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रूल्स कमेटी, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये सारी कमेटीज यहाँ पे इनके द्वारा ही रिवैम्प करी गई। साथ ही साथ जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है, जिनके लिए कम आपको नोटिस देना पड़ता है, छोटे नोटिस के ऊपर भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आधे आधे घंटे की डिस्कशन, सिस्टमिक डिबेट्स हो गया, ये सारा इन्होंने ही यहाँ पे प्रमोट और इनोवेट किया। इसके अलावा जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा और राज्यसभा के अंदर आपको देखने को मिलते हैं ना ये रूल्स वगैरह, तो एक्चुअल में उसके पीछे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका ही था। बाकी इन्होंने यहाँ पे इनकी कोशिश ये थी कि एक तरह से चीज़ें ऑब्जेक्टिविटी के साथ हों। इन्होंने दुनिया के अंदर भी भारत को रिप्रेजेंट किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आपका हाउस ऑफ कॉमन ओपन हुआ था नया वाला 1950 के अंदर, तो भारत को रिप्रेजेंट किया। क्वीन एलिजाबेथ टू को जो यहाँ पे उनका कोरोनेशन हुआ था, जो उनको रानी बनाया गया था, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे अटेंड किया। सिमिलरली अगर हम बात करें इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के साथ भारत की इंगेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहा है। इनको दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फादर ऑफ लोकसभा के नाम से बुलाया एंड साथ साथ इनको शीट एंकर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी यहाँ पे बोला जाता है। 1956 के अंदर इनकी यहाँ पे अहमदाबाद में डेथ हुई, बट इन्होंने आखिरी दम तक लोक सेवा को यहाँ पे ये करते रहे। तो ये कुछ बातें थी मवलांकर जी के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था उनमें एक तो था कि इनमें से क्या चंडीगढ़ आर्टिकल 240 में कवर होता है? द आंसर इज नो। 240 के अंदर अभी फिलहाल चंडीगढ़ नहीं है। 240 के अंदर आपका अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये सब कवर होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों हर 5 साल बाद नहीं बल्कि हर 4 साल बाद होते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट स्टेटमेंट की बात करें सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट की, तो दरअसल में आपको ये छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलती है, ना कि महाराष्ट्र के अंदर, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो ये थी दोस्तों आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।